छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारी जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो शिक्षण विधियाँ चल रही थी, उस विधियों में अभी तक हमने आपकी जैसे व्याख्यान विधि है उसको पढ़ा है, वाद विवाद विधि है उसको पढ़ा है, पाठ्य पुस्तक विधि है उसको पढ़ा है। आज हम एक नई विधि लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि या इसको योजना विधि भी कह सकते हैं। जैसे आपने आपका जो सेकंड आपका पेपर है, एग्जाम पेपर है आपका सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, है ना। तो उसमें जो आपकी जो आदर्शवाद है, जिस तरह से आपके यथार्थवाद है, प्रयोजनवाद होता है, तो प्रयोजनवादी जो व्यक्ति है या प्रयोजनवादी जो हमारे विद्वान लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ये विकसित की गई योजना है जिसको योजना विधि के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका जो विकसित करने का जो श्रेय आता है वो आपको किलपैट्रिक नाम से विद्वान हुए हैं उनको जाता है, लेकिन एक शिक्षण के क्षेत्र में इसको उपयोग करने का जो श्रेय जाता है वो एक जॉन डेवी नाम के एक विद्वान हुए हैं। उन जॉन डेवी ने ही इस शिक्षण कार्य में इस विधि को उपयोग सबसे पहले किया था। अगर हम इस विधि की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर एक बेलार्ड नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा की है बेलार्ड। और आप परिभाषा को देंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से आप परिभाषा को दे सकते हैं। बेलार्ड महोदय क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक अंश है जिसे विद्यालय में आयात कर लिया जाता है। यानी कि वास्तविक जीवन का एक ये अंश होता है। जिस तरह से कोई भी हम कार्य करते समय अपनी योजना बनाते हैं तो उसी तरह से ये भी एक जीवन की योजना बनाई जाती है, तो उसी तरह से भी शिक्षण की योजना यहाँ पर बनाई जाती है। दूसरी इसमें आई है आपकी किलपैट्रिक महोदय, जिन्होंने इसको विकसित किया है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो है सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है ना। एक तीसरी इसमें परिभाषा आती है एस.सी. पार्कर, एस.सी. पार्कर, इन महोदय ने इसकी परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है। प्रोजेक्ट कार्य एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने दो तीन परिभाषाएं पढ़ी। अगर इन परिभाषाओं को हम आधार बनाए तो इसका अर्थ क्या निकल करके आता है कि योजना विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें प्रयोग द्वारा सीखने पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक या मार्गदर्शन का काम करता है और जो छात्र छात्रा होते हैं वो इसमें एक अपनी योजना बनाते हैं, अपनी समस्या के ऊपर योजना बनाई उन्होंने या अपने टॉपिक के ऊपर योजना बनाई है ना। इस विधि में जो है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर जोर दिया गया है। और यह विधि जो है पढ़ने पढ़ाने की एक व्यवहारिक विधि है, स्वाभाविक विधि है। इस विधि से लिया गया ज्ञान जो है वो परमानेंट होता है, स्थायी ज्ञान होता है, बच्चों के आगे जीवन में काम आने वाला ज्ञान होता है। क्योंकि इस विधि के द्वारा जो भी ज्ञान बच्चों को मिलता है वो एक परमानेंट ज्ञान मिलता है, स्थायी ज्ञान मिलता है। इस विधि से जो भी हम ज्ञान लेते हैं तो वो आपका जो है कारगर साबित होता है। और इस विधि से लिया गया जो ज्ञान होता है बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, बच्चों में जो है आत्मविश्वास पैदा करता है। इस विधि के द्वारा लिया गया जो ज्ञान है बच्चों में हम की भावना जगाता है, सहयोग की भावना जगाता है, प्रेम की भावना को इसमें जगाता है। अगर हम देखें इसमें योजनाओं के कुछ प्रकार बताए हैं, किस प्रकार की योजना होनी चाहिए। योजनाओं के प्रकार, योजनाओं के प्रकार, किस किस प्रकार की योजना जो है चलती है जो छात्रों को सिखानी चाहिए। जैसे उन्होंने बताइए सबसे पहले उत्पादक योजनाएं। उत्पादक योजनाएं ऐसी योजनाएं जिनमें विद्यार्थी कुछ उत्पादन कार्य करे, उत्पादक योजनाएं कहलाती हैं। जैसे
योजना कहलाएगी। दूसरी आती है इसमें उपभोक्ता योजना है, ये आपकी कंज्यूमर टाइप की आपकी ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। इन योजनाओं में छात्र एक उपभोक्ता की तरह कुछ प्राप्त करता है, सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है या मनोरंजन करता है। इस प्रकार की योजनाओं में जैसे आपकी नाटक की योजना होगी, जैसे आपकी दावत की योजना होगी, जैसे आपकी यात्रा करने की योजना होगी, है ना, तो इस तरह की योजनाएं सारी इसमें शामिल होती है। तीसरी आती है आपकी समस्या योजना, ये आपकी प्रॉब्लम टाइप प्रोजेक्ट है। इसमें इस प्रकार की योजनाएं विद्यार्थियों के समक्ष कुछ समस्याएं प्रदान की जाती है, प्रस्तुत की जाती है और उनसे आशा की जाती है कि वो उन समस्या का निराकरण निकाल सके, उसका समाधान वो निकाल सके। चौथी होती है इसमें अभ्यास योजना, है ना, ड्रिल टाइप प्रोजेक्ट बोलते हैं इसमें। इस प्रकार की योजनाओं में नवीन अनुभव की जानकारी नहीं दी जाती, अपितु छात्रों के पूर्वानुभव को सुदृढ़ किया जाता है, उनके प्रीवियस नॉलेज जो होती है। इसके अंतर्गत उन्हें उसी ज्ञान को सीखा जाता है जिसे पहले ही अन्य किसी विधि से सीखा जा चुका है ना। तो कुछ इस तरह की ये योजनाएं होती है जो बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है। अब योजना विधि के अगर सिद्धांत पढ़ेंगे, योजना विधि के सिद्धांत, प्रोजेक्ट मैटर के जो कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो क्या क्या है। पहला ये होता है कि इसके सिद्धांतों में सबसे पहला होता है आपका उद्देश्यपूर्ण। ये प्रोजेक्ट जो होता है ये पूरा का पूरा उद्देश्यपूर्ण होता है। देखिए कोई भी कार्य होता है बिना उद्देश्य के नहीं होता है। अगर कोई कार्य बिना उद्देश्य के हम करेंगे तो उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा, उसमें हमें हानि आ रही होगी, उसमें हमारा समय भी बर्बाद होगा, उसमें पैसा भी बर्बाद होगा, उसमें हमारी ऊर्जा भी बर्बाद होगी। तो योजना में कोई ना कोई बच्चों के सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य उद्देश्य वहां पर प्रस्तुत किया जाता है ताकि बच्चों को एक दिशा मिल सके, निर्देश मिल सके, वो उस दिशा के अकॉर्डिंग उसमें कार्य कर सकता हो। दूसरा इसमें बताया है इस सिद्धांत में क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है इसमें कि ये क्रियाशीलता इसमें पाई जाती है। इसमें जो है अगर हम 4 बच्चों को टास्क दिया है तो 4 बच्चे इसमें क्रियाशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, है ना। इसमें सिर्फ जो टीचर्स है वो एक गाइड करता है, गाइडेंस का काम करता है। वो सिर्फ यहाँ पर मार्गदर्शक होता है, वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता है कि किस आधार पर आपको एक योजना बनानी है या समस्या का समाधान निकालना है। लेकिन बाकी का जो काम है आपको वो खुद तैयार करना होता है। तो इसमें जो भी आपका शारीरिक, जो भी मानसिक, जो भी बौद्धिक, जो भी आपकी रुचि योग्यता के अनुसार जो भी आपने ज्ञान अब तक का प्राप्त किया हुआ है उस ज्ञान को आप साहस में झोंक देते हैं, आप शारीरिक ऊर्जा उसमें लगा देते हैं, आप मानसिक ऊर्जा उसमें लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हर तरह से बच्चा इसमें क्रियाशील रहता है। तीसरा इसमें होता है स्वतंत्रता। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए या इस योजना को एक परिपक्व बनाने के लिए, इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चे इसमें स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। इसमें फ्री माइंड होकर के वो कार्य करते हैं, इसमें कोई बंधन का काम नहीं होता है। इसमें छात्र को जो है एक फ्री माइंड होकर के कार्य करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। इसमें जो टीचर होता है वो ये नहीं कहता है कि आपको इस लिमिटेशन में बंद करके आपको ये काम करना है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, उसको स्वतंत्रता दी गई होती है। वो अपने विचारों को, अपने ज्ञान को जो है उसमें स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग करता है। अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी रुचि योग्यता के आधार पर जो है जो उसको टास्क मिला है उस टास्क को जो है फ्री माइंड होकर के अपने बच्चों, आपस के बच्चों के सहयोग से मिलकर के, उनकी भावना के साथ मिलकर के उस कार्य को करता है। उसमें विभिन्न प्रकार से उसको स्वतंत्रता मिली होती है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि अनुभवशीलता। अनुभवशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए जब हम कोई काम करते हैं, कोई भी हम काम करने जाते हैं, साधारण सी बात है, तो उस काम को करने में हमें कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, समस्या आएंगी। तो जब हम
माइंड में स्टोर हो जाती है वो अनुभव कि हमारे हमने ये काम किया था, इस काम को करने से समय जो है हमारे पास ये समस्या आई थी, इस समस्या का हमने ये समाधान निकाला था, हमने विभिन्न प्रकार के इस तरह के उपाय सोचे थे, इन उपायों में से कौन सा उपाय जो है कारगर हुआ है जिससे हमारी समस्या का समाधान निकला है। तो विभिन्न प्रकार के इसमें अवसर प्राप्त होते हैं, अनुभव प्राप्त होते हैं। तो ये बच्चों को जो भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं, उनका आत्मविश्वास जगाते हैं, उनको समस्या का कोई इस तरह की समस्या उनके सामने फिर आ जाती है भविष्य में, तो उसका समाधान वो बखूबी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसमें वास्तव में उपयोगिता होती है, यानी कि उपयोगितावादी सिद्धांत इसमें अपनाया गया है, क्योंकि जो समस्या दी जा रही है, जो भी इसमें टास्क दिया जा रहा है, वो एक समाज से संबंधित ही टास्क दिया जा रहा है, वो समाज में आने वाला काम होता है, उपयोग में काम आने वाला काम होता है। तो इसीलिए बच्चों से जो वहां पर टास्क दिया जा रहा है, उसको काम दिया जा रहा है, वो समाज के लिए उपयोगी है, वो छात्रों के लिए भी उपयोगी है। उसको विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो रहा, अनुभव जो उसका बच्चों को प्राप्त हो रहा है, तो वो समस्या समाधान निकालने के जो समाधान उसको प्राप्त हो रहे हैं, वो उसको आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार करते हैं। तो ये उपयोगितावादी सिद्धांत पर ये विधि जो है अपना कार्य करती है। तो अब हम देखते हैं कि इस विधि की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो विशेषताएं क्या होती हैं, थोड़ा सा ऊपर हम नजरें मारेंगे। हर विधि की अपनी अपनी कोई विशेषताएं होती हैं। जैसे एक उत्तम योजना में उपयोगिता का सिद्धांत छिपा हुआ होता है। कोई भी योजना उपयोगिता के अभाव में कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। यानी कि इसकी एक विशेषता है कि ये उपयोगितावादी इसका उपागम है, क्योंकि अगर इसकी उपयोगिता नहीं होगी तो कोई इसका सफलता प्राप्त इसमें नहीं होगी, बच्चे इसमें क्रियाशील नहीं रहेंगे। दूसरा इसमें बताया कि उत्तम योजना सदैव विद्यार्थियों के पूर्वानुभव पर आधारित होती है तथा वह विद्यार्थियों को नवीन अनुभव प्रदान करती है। तीसरा इसमें बताया है कि एक उत्तम योजना जो है वास्तविक होती है और व्यवहारिक होती है और क्रियाशील रखती है बच्चों को। चौथा इसमें बताया है कि एक उत्तम योजना विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के, उनके बौद्धिक स्तर के, उनके रुचि के स्तर के अनुसार ही बनाई जाती है। नेक्स्ट इसमें आया है कि एक उत्तम योजना जो है मित व्ययी होती है, इसमें फिजूल खर्च नहीं होती है, इसमें समय की बर्बादी नहीं होती है, इसमें पैसे की बर्बादी नहीं होती है, इसमें ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती है। तो एक योजना जो होती है वो एक सफिशिएंट काम करके पर्याप्त जो है अपना एक लक्ष्य लेकर के चल रही है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र जो है उसमें क्रियाशील रहते हैं और जो अध्यापक जो है उसको मार्गदर्शन करते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी योजना को प्राप्त करता चला जाता है।